हेलो दोस्तों, स्ट्रक्चर आरएस क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। तो अपना पहला क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है वो राजस्थान एग्जाम आरएस प्री आदि के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के लोक देवता मल्लीनाथ जी हैं, इनका मुख्य टेम्पल है वो कहाँ पर है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तिलवाड़ा, रामदेवरा, गोगामेड़ी और भीलवाड़ा। इनमें से कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर मल्लीनाथ जी का मंदिर स्थित है? आप मुझे बताएं, उससे पहले अपन इस मल्लीनाथ जी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो गाइस, मल्लीनाथ जी है, ये 14वीं शताब्दी के पराक्रमी राठौर शासक और संत थे। ठीक है। उन्होंने जो राजस्थान का बाड़मेर क्षेत्र है, साथ ही जो मारवाड़ क्षेत्र है, वहां पर ये लोकप्रिय हुए और उनको वहां पर पूजनीय लोक देवता के रूप में मुख्य रूप से माना जाता है। इनके घर और परिवार की बात करें तो इनका जन्म है वो 1338 ईस्वी में हुआ था, सॉरी 1358 ईस्वी में हुआ था। मारवाड़ के राव तलखा इनके पिता थे और इनकी माता का नाम था जिनादे। इन दोनों के पुत्र थे मल्लीनाथ जी। वहीं इनकी पत्नी की बात करें तो इनकी पत्नी का नाम था रानी रूपादे, जो स्वयं एक लोक देवी थी जिनकी पूजा की जाती है। रानी रूपादे का टेम्पल है वो मालाजाल बाड़मेर में लोकेटेड है। ठीक है। मल्लीनाथ जी के गुरु के बारे में बात करें तो इनकी पत्नी थी रूपादे। इनकी प्रेरणा से इन्होंने उगम सिंह भाटी अर्थात उगम सिंह भाटी से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। तो इनके जो गुरु का नाम है, इनके जो टीचर थे वो उगम सिंह भाटी थे। वही इनके कार्य की बात करें तो 1378 ईस्वी में गाइस इन्होंने फिरोज तुगलक के जो मालवा सूबेदार निजामुद्दीन शासक थे, इनको इन्होंने पराजित किया था। राइट। इसके साथ ही गाइस इनके मुख्य टेम्पल की बात करें तो इनका मुख्य टेम्पल है वो तिलवाड़ा बाड़मेर में स्थित है। ठीक है। यहाँ पर तिलवाड़ा बाड़मेर में लोकेटेड है, जो कि लूनी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर गाइस प्रतिवर्ष चैत्र माह की जो एकादशी होती है, कृष्ण एकादशी से शुरू होकर चैत्र शुक्ल एकादशी तक इनका मेला लगता है, जो राजस्थान के सबसे प्राचीन पशु मेलों में से एक है। यहाँ पर गाइस मालानी नस्ल के जो पशु होते हैं, इनकी मुख्य रूप से खरीद तो होती है। इन्होंने सॉरी इन्होंने 1399 ईस्वी में कुंडापत की स्थापना की थी। साथ ही गाइस इन्होंने मारवाड़ क्षेत्र में मालानी के नाम से ये प्रसिद्ध है। इन्होंने कहा था कि निर्गुण और निराकार ईश्वर में विश्वास करना चाहिए। इन्होंने अज्ञान को छोड़कर सत्य को भजने, सत्संगी करने, ऋषियों के मार्ग का अनुसरण करने, जाति पाति के बंधनों को त्याग कर केवल सर्वशक्तिमान ईश्वर की उपासना का इन्होंने उपदेश किया था। ठीक है। इसके अलावा 1399 ईस्वी में इन्होंने वर्ध कीर्तन का आयोजन भी किया था, जिसमें विभिन्न मारवाड़ के संत थे, इनको इन्होंने बुलाया था। ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, मल्लीनाथ जी का जो टेम्पल है वो अपने तिलवाड़ा बाड़मेर में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, संविधान निर्माण की दिशा में पहला कार्य उद्देश्य प्रस्ताव था। तो ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव, ये प्रस्ताव है 22 जनवरी 1947 को प्रस्तुत किया था। तो ये बताना है कि यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन है जिन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में अपन जाने। गैस उद्देश्य प्रस्ताव है जो ये जो अपना 13 दिसंबर 1946 में इसे जारी किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है। संविधान सभा की पहली बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके बाद 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने इसे पेश किया था, जो कि संवैधानिक ढांचे को प्रस्तुत करता है। गाइस इसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसहमति से स्वीकार कर लिया गया था। आगे चलकर गाइस ये संविधान की प्रस्तावना का पाठ बना था, जो अपना प्रियम्बल है उसका आधार बना था उद्देश्य प्रस्ताव। इसमें विभिन्न बातें कही गई थी, जैसे कि संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है और अपने भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए एक संविधान के निर्माण की घोषणा भी करती है। साथ ही ब्रिटिश शासन में शामिल जो सभी क्षेत्र हैं, भारतीय राज्य हैं, इनमें शामिल सभी क्षेत्र तथा भारत से बाहर के जो क्षेत्र हैं वो भारत में शामिल होंगे, भारतीय संघ का हिस्सा होंगे। ठीक है। इसके अलावा ये कुछ और बातें हैं कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि अल्पसंख्यकों और पिछड़ा वर्गों, जनजातीय क्षेत्रों के लोगों के लिए सुरक्षा प्रदान की जाएगी। भारत के सभी लोगों के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता,
सुरक्षा, अवसर की समानता, विधि के समक्षमता, विचार अभिव्यक्ति आदि के जो ये इम्पोर्टेंट ये फैक्ट हैं जो कि अपने उसमें मौलिक अधिकार में दे रखे हैं, वो यहीं से उठाए गए थे। ठीक है, इसके अलावा ये और है टॉपिक्स जो कि आप देख सकते हैं उद्देश्य प्रस्ताव के थे। तो इसका आंसर हो गया अपना जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव है वो पेश किया था। ठीक है, अपना अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के वह प्रतापी देवता कौन है जिनका 250 अर्थात 150 सूक्तों में वर्णन किया गया है। तो गाइस इंद्र है वो ऋग्वेद के बहुत ही बड़े प्रतापी देवता थे जिनका 150 सूक्तों में वर्णन किया गया है। ऋग्वेद के बारे में अपन जाने जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसके बारे में। तो गाइस इंद्र है वो वैदिक युग के धर्म के सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से एक थे। वह देवताओं का राजा होने के साथ साथ तूफानों और युद्धों के देवता भी थे। पूछ लिया जाता है तूफानों और युद्धों के देवता किसे माना जाता है, वो माना जाता है इंद्र को। इंद्र को विशेष रूप से ऋग्वेद में पूजा जाता था जिसमें किसी भी अन्य देवता से अधिक रूप में उन्हें विशेष रूप से 150 से अधिक सूक्त है वो इनको समर्पित की गई थी। वह कभी कभी ग्रीक पौराणिक कथाओं में गाइस, ज्यूस, नॉर्स पौराणिक कथाओं में ओडिन और जर्मन पौराणिक कथाओं में वोटन के नाम से इंद्र को जाना जाता है। कुछ इंपोर्टेंट की पॉइंट्स के बारे में बात करें तो ऋग्वेद है वो गाइस विश्व का सबसे पुराना धार्मिक ग्रंथ माना जाता है। यह सूक्तों संग्रह है जिसकी लगभग 1700 ईसा पूर्व की रचना की गई थी, जिसमें 1028 सूक्त है जिनको 10 मंडलों में विभाजित किया गया है। ध्यान रखना इसमें 1028 सूक्त है जिनको 10 मंडलों में विभाजित किया गया है। ठीक है, इसके अलावा गाइस सरस्वती है वो ऋग्वेद की सबसे इंपॉर्टेंट देवी है। देवी नदी है जो सरस्वती नदी है वो ऋग्वेद की सबसे इंपॉर्टेंट नदी है। यहाँ 10 मंडल है जी ऋग्वेद के, जिसके जो ये ऋग्वेद का अपना जो तीसरा मंडल है, कौन सा तीसरा मंडल है, इसमें गायत्री मंत्र के बारे में आप जान सकते हैं। गायत्री मंत्र की रचना है वो तीसरे ऋग्वेद मंडल से जुड़ी हुई है। वही 8वें ऋग्वेद मंडल में कर्ण और अंगिरस को समर्पित है। 9वां जो मंडल है वो सोम सूक्तों का इसमें संकलन किया गया है। ठीक है, 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन इसमें आप देख सकते हैं जो कि जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के बारे में बताता है। पूछ लिया जाता है इनके बारे में कि तीसरे मंडल में अर्थात गायत्री मंडल की जो रचना है वो कौन से मंडल में है, तो तीसरे मंडल में है। वही ऋग्वेद समाज है वो 4 वर्णों में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के रूप में। ठीक है, ऋग्वेद में गाइस दास प्रथा का उल्लेख भी आप देख सकते हैं। इसमें दास शब्द का उल्लेख किया गया है। 4 श्लोक है ऋग्वेद में जो कि दास प्रथा से जुड़े हुए हैं। वही ऋग्वेद में सभा का भी उल्लेख है। सभा का अर्थ होता है सभा या फिर सभा कक्ष, दोनों से होता है। वही राजाओं के लिए राजन शब्द का प्रयोग है वो ऋग्वेद में किया जाता था। ठीक है, तो ये अपनी चर्चा की ऋग्वेद के बारे में कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। अगला क्वेश्चन है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। तो गाइस बताइए, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, विरोधी दल के नेता या राष्ट्रपति में से कौन है जो कि कार्यपालिका के अध्यक्ष होते हैं। कार्यपालिका के अध्यक्ष के बारे में अपन जाने तो गाइस कार्यपालिका का जो संवैधानिक और औपचारिक अध्यक्ष होता है वो प्रेसिडेंट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, राष्ट्रपति। ठीक है, इसके अलावा अन्य जो चर्चा करें तो अन्य जो अपना आर्टिकल है संविधान का 53, इसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी, इसके बारे में कहा गया है, जिसका प्रयोग वे स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करते हैं। लेकिन वास्तविक कार्यकारी शक्ति होती है वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद में निहित होती है। दोस्तों कार्यपालिका में जो संघीय कार्यपालिका होती है इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति शामिल होते हैं। साथ ही उपराष्ट्रपति की सहायता करने के लिए राष्ट्रपति की सहायता करने के लिए और उन्हें सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद होती है। ठीक है, यह है कार्यपालिका। केंद्र की कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति को प्राप्त होती है, जो उसके द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर संविधान सम्मत तरीके से इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, इसके साथ ही कुछ अन्य चर्चा करें तो राष्ट्रपति के चुनाव में गाइस संसद के दोनों सदस्य और राज्य विधानसभाओं के दोनों सदस्य हैं वो शामिल होते हैं, जो कि समानुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत राष्ट्रपति को चुनती है।
उपराष्ट्रपति का चुनाव है वो गाइस एकल हस्तांतरण मत के माध्यम से होता है। इसमें संसद के दोनों सदस्य हैं वो मतदान करते हैं। ठीक है। राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदस्य साथ ही विधानसभाओं के सदस्य शामिल होते हैं और उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल संसद के सदस्य इंक्लूड होते हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति को उनके कार्य और सहायता तथा सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात करें तो इनकी नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वही प्रधानमंत्री की सलाह पर जो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है जब प्रधानमंत्री सलाह देता है उनकी। मंत्रिपरिषद है गाइस वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ध्यान रखना। संघ के प्रशासन कार्य और उससे संबंधित विधानों सूचनाओं के प्रस्ताव से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों की सूची है वो राष्ट्रपति को देना प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है। ठीक है। इसके साथ ही जो मंत्रिपरिषद में जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उनमें होता है, मंत्रिपरिषद में कौन कौन होता है, जो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और जो राज्य मंत्री होते हैं समझ प्रभार के और अन्य राज्य मंत्री होती है वो मंत्रिपरिषद में इंक्लूड होते हैं। ठीक है। ये हो गया कार्यपालिका। अपना अगला क्वेश्चन है बेरन द्वीप है वो कहाँ स्थित है, इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे। अंडमान निकोबार जो अपना द्वीप समूह है वहां पर बेरन द्वीप लोकेटेड है। बेरन द्वीप के बारे में एक अन्य क्वेश्चन भी है, ये आप देख सकते हैं। अलग तरीके से मैंने एक क्वेश्चन और बनाया है। बेरन द्वीप ज्वालामुखी भारतीय क्षेत्र में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। बेरन द्वीप ग्रेट निकोबार से लगभग 140 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। बेरन द्वीप ज्वालामुखी के आखिरी बार विस्फोट 1993 में हुआ था और ये निष्क्रिय बना हुआ है। तो गाइस बताइए इनमें से कौन सा कथन है वो सही है। जवाब देने से पहले अपन बेरन द्वीप के बारे में विस्तार से देख लेते हैं। गाइस बेरन द्वीप है वो भारत में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है। देखिए सक्रिय ज्वालामुखी है, के कारण अपना जो क्वेश्चन है जो कथन फर्स्ट है वो सही हो जाता है। यह पोर्ट ब्लेयर से लेकर जो अपना पोर्ट ब्लेयर है वहां से 140 किलोमीटर दूर अंडमान